लिख लो, ये नोट्स कहीं मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता रहूंगा बस। पहला लिखो विष्णु पुराण, क्या विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। ये लिखिए हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने एक और पुस्तक लिखी परिशिष्ट, परिशिष्ट परवंश। ये दोनों बुक किसकी है? हेमचंद्र की। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेमचंद्र की, ठीक है। विष्णु पुराण परिशिष्ट परवंश किसकी है? हेमचंद्र की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मथुरा सूरसेन की राजधानी, जो ज्यादा डार्क है वो राज्य है, जो कम डार्क है वो राजधानी है। मत्स्य की विराट नगर है दिल्ली में, प्लेलिस्ट बनी उसमें मैंने 14 के 14 लिखवाए थे। ये प्लेलिस्ट में पूछ जा सकते हैं, या तो लिख दो 14। पहला लिखो, पहले में है पशु बलि की निंदा की गई है। पहले में क्या है? पशु हत्या प्रतिबंध। अग्रहार किसे कहते थे? टर्मिनोलॉजी। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों से भूमिकर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते हैं। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बना दिया मैंने, यही से दिया जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। नंबर 1 स्टेटमेंट। दूसरा, ब्राह्मणों से भूमिकर या अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे। तीसरा स्टेटमेंट, ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। बन गया क्वेश्चन, ऐसे पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए हिस्ट्री की 12th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे। पहला चैप्टर कल कंप्लीट कर लिया है हमने। आज हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप एक कॉपी लेकर बैठेंगे या एनसीईआरटी की यही बुक लेकर बैठेंगे, तो उसमें हाईलाइट करते रहिएगा। जो हाईलाइट ऑलरेडी है वो, और जो मैं हाईलाइट करूँ वो, और जो सर्किल करूँ वह, ये 3 चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। या आप बुक लेकर बैठे हैं तो ये जो जगह किनारे लिखी हुई है, ये मैंने बॉक्स बनाया है, ऐसी जगह इधर इधर ये सब पड़ी रहती हैं। यहाँ पर आप अतिरिक्त पॉइंट जो मैं बोलूँ वह नोट कर सकते हैं। मैं बोलूँगा, मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा। जब मैं कहूँ ये पॉइंट नोट कर लो, तो वह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, नोट कर लेना है, ठीक है। आज हम राजा, किसान और नगर की बात करेंगे, लेकिन किस समय से किस समय तक। तो ये 600 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट से लेकर, यहाँ पे जीरो आएगा तो फिर आएगा इधर का, अगर हम सही से बताएं तो लगभग 700 तक। हालांकि इन्होंने 600 लिखा है, लेकिन 600 700 तक की बात हम करेंगे। एडी आफ्टर, ठीक है। तो यानी ये मोटा मोटा कहें तो 1200 वर्षों का, 1200 साल का इतिहास इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं, किसानों के बारे में, उस नगर के बारे में, यानी अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, सब कुछ पढ़ेंगे। मेन इसमें सबसे क्या होगा, वो होगा अशोका। अशोका सबसे महत्वपूर्ण होगा। आपका मौर्य काल, आपका जो गुप्त काल, जो बड़े 2 काल हैं, मौर्य काल और गुप्त काल, वह दोनों इसमें पढ़ेंगे। मौर्य काल में हम अशोका को मेनली, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, लेकिन अगर गुप्त काल की बात करें तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का नाम आएगा, ठीक है। उनको हम पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त, उस समय खायान आता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे राजनीति यानी राज्य, और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है। बच्चों की तरह पढ़ेंगे आराम से। अगर कोई तैयारी करना शुरू कर रहा है तो उसको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद, कल हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। हड़प्पा के बाद हमें वैदिक काल पढ़ना होता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। 6th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट है, वो देख सकते हैं आप। इसके बाद आएगा मगध एम्पायर, जिसे मौर्य काल के समय की बात कहते हैं, वो यहाँ पढ़ेंगे। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन, दक्कन मतलब ये पूरे एरिया की बात हो रही है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, दक्कन पठार, ये पूरे एरिया की बात। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। तो उत्तर भारत में, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में कृषक बस्तियां, और दक्षिण भारत में चरवाहों की बात हो रही है, ठीक है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े ढांचे मिले। महा मतलब बड़े, पाषाण मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था, ठीक है। ये खाली अभी कहानी मेन यहाँ से शुरू होगी, ये सब तो ऐसे ही बस एक तरह का ओवरऑल जो कहते हैं ना वो बताया जा रहा है।
ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण हो रहे हैं। कौन से नए परिवर्तन हुए अभी देखें। इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों, रजवाड़ों का विकास है। राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, जैसे कृषि उपज को संगठित करने के तरीके, नगरों का उदय। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। हम हड़प्पा में पढ़े थे तो वहां पर हमें सिक्के नहीं मिले थे, वहां पर ग्रंथ नहीं मिले थे, अभिलेख नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर वो चीजें मिलेंगी। इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। पूरी कहानी थोड़ी हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ है कहीं पे तो हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं, अच्छा अच्छा ऐसी बात होगी, लेकिन क्लियरली चीजें पता करना मुश्किल है। लेकिन हड़प्पा में जो काम था ना, उससे तो बेहतर ही है। हड़प्पा की लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए तो हड़प्पा में चीजें उतनी अच्छे से नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमें अच्छे से चीजें पता है। अब जिससे ये अभिलेख सांची का है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, सांची का। अब इस पे कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये पढ़ना आसान है। आपके लिखने का काम चालू हो गया, लिखना शुरू करिए। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। यानी अशोक के जो अभिलेख थे उसमें कई लिपियां थी। एक तो ब्राह्मी लिपि में चीजें लिखी थी, खरोष्ठी लिपि में चीजें लिखी थी, और यूनानी एवं अरमाइक लिपि में भी चीजें लिखी थी। तो पढ़ा किसने सबसे पहले? क्वेश्चन यही बनता है कि अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था। अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। और उसके जो अधिकतर अभिलेख हैं उसमें उसका नाम, किसका नाम? अशोक का। देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, तो देव नाम प्रिय लिखा मिलता है, अशोक नहीं मिलता। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, पूरा नाम बोले तो देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, ये मिलता है, तभी यहाँ पर प्रियदर्शी की बात हुई। यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा तो उन्हें ये पता चला एक प्रियदर्शी नाम का राजा था। अशोक कुछ कम ही अभिलेख हैं जहां से मिलता है। अभी हम पीछे देखेंगे 1915 में एक मास्की, जो कि नीचे दक्षिण भारत में है, मास्की नाम की जगह, वहां लघु शिलालेख मिला है, वहां से अशोक का नाम पता चला। बात को पता चला देव नाम की प्रियदर्शी और जो अशोक है वो एक ही व्यक्ति है। अशोक ने बृहदलेख, शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, लघु शिलालेख, बहुत कुछ बनवाया है। सबके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रिंसेप इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता था, यानी सिक्कों पर भी अभिलेख की तरह चीजें लिखी थी। प्रिंसेप को पता चला अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाला राजा नाम लिखा हुआ है। तो अधिकतर पे क्या लिखा है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है, मैंने बता दिया। कौन सा अभिलेख है? लिख लो, यही आएगा सीधे स्टेटमेंट में। कौन सा अभिलेख है? मास की। अभी हम उसकी लोकेशन भी बता देंगे, नीचे इमेज है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, हम भी लोग जानते हैं। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। यानी अभी तक हड़प्पा के बाद ये बहुत पहला ऐसा राजा था जो बहुत बड़ा राजा हो गया था, ठीक है। बहुत कुछ पता चला। भारतीय यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लेख, अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया। अब ग्रंथ भी मिलने लगे थे थोड़े बहुत। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशक में इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार कर लिया। विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया, छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों, आर्थिक सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हुआ कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद, आप पढ़ते हैं 16 महाजनपद। दो ऐसे ग्रंथ हैं जहां इनकी बात मिलती है कि 16 महाजनपद थे। एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जिसमें क्या पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। अभी उसके मैं आपको नाम बता दूंगा जो कि आप लिख लीजिएगा, बहुत आवश्यक है लिखना।
आरंभिक भारतीय इतिहास के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि चीजें बदल रही थी बहुत तेजी से। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, क्योंकि राज्य पहले नहीं थे, अब राज्य बन रहे थे, अब नगर बन रहे थे। लोहे का उपयोग बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं लोहा जो है वह हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हमने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है, और ये भी हमने आपको बताया था कि सिक्के भी नहीं थे इसमें, हड़प्पा साहित्य में, हड़प्पा साहित्य नहीं, संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में दोनों चीजें नहीं थी। तो ये कनेक्ट करके भी चलना है कि क्या पहले था, क्या अब है। ठीक है, ये बात को ये रिलेशन पूछी जा सकती है 3-4 स्टेटमेंट देके कि कब क्या था, कब क्या नहीं था, ये सब। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक का विकास भी हुआ, इसीलिए इसे परिवर्तनकारी बोला गया, क्योंकि वैदिक काल खत्म हो रहा था, बौद्ध आ रहे थे, जैन आ रहे थे, और ये 16 महाजनपद बन रहे थे। बौद्ध और जैन धर्म हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे। आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये महाजनपद थे कौन कौन से? तो एक था वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम थे। अभी इनकी हम इमेज भी आपको मैपिंग जो है ना, मैप दिया गया है इसमें, मैप में इनको मैं बता भी दूंगा। ठीक है, जैसे वज्जी था, वज्जी जो है इसकी जो राजधानी थी वह एक राजधानी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये गणतंत्र था। कुछ ऐसे थे जो गणतंत्र थे, गण थे उसमें, जैसे आज हमारा देश गणतंत्र है। ठीक है, मगध सबसे महत्वपूर्ण, ये मगध जनपद निकल कर आया, महाजनपद निकल कर आया। इसकी 3 आपको मिलेंगी राजधानियां। पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र थी, फिर वैशाली थी। पाटलिपुत्र को उदयन नाम के व्यक्ति ने बसाया था। उदयन जो कि हर्यक वंश का पहला, अगर कोई वंश मगध पर शासन करता है तो वह हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। फिर कौन था? शिशुनाग वंश। फिर नंद वंश। हर्यक वंश में ही उदयन था जिसने मगध की राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दी। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश का शिशुनाग नाम का राजा था, उसने वैशाली बना दी। यानी मगध की कितनी राजधानी हो गई? 3, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। ऐसे कौशल था, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती लिखते रहिए आप। बाद में साकेत हो गई इसकी राजधानी। साकेत किसने की थी? प्रसन्नजित नाम का एक राजा था, उसने कौशल की राजधानी श्रावस्ती से साकेत कर दी, जो अयोध्या वाला रीजन है। कुरु, कुरु, कुरु का नाम आप महाभारत में भी सुनते हैं। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की राजधानी आप इन्हें भी महाभारत में सुनते हैं। पांचाल की या तो कांपिल्य थी या अहि क्षेत्र थे। अहि क्षेत्र, गांधार, तक्षशिला, अवंती, ये क्वेश्चन आया था। अवंती, अवंती का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। उज्जैन, किस नदी के किनारे है अवंती? ये क्वेश्चन आया। पहली बात तो 16 महाजनपद जो लिखा है, 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथ में है, उनके नाम लिख लो आप। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं अगर, तो उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। फिर भगवती सूत्र नाम का एक ग्रंथ मिला, ये जैन सूत्र, जैन साहित्य है भगवती सूत्र। इसमें भी 16 बताया गया, तो कंफर्म हो गया ये बुद्धिज्म का है, ये जैनिज्म का है। अगर एक ही में होता तो थोड़ा कंफ्यूजन थी कि पता नहीं 16 थे भी नहीं थे, लेकिन भगवती सूत्र में भी लिखा 16 महाजनपद। इससे ये कंफर्म होता है कि दो अलग अलग धर्म के लोगों के साहित्य में 16 महाजनपद का जिक्र है, इसका मतलब 16 महाजनपद थे। अभी मैं 16 महाजनपद के नाम, राज्य सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, चलो एक बार देख ही लेते हैं इमेज। हाँ ये, ठीक है, ऐसे ही आप बना लो चाहो तो मैप। सबसे जो डोमिनेट कर रहा था बात को, जो
सबसे ज्यादा दिन तक रहा वो है मगध। इसकी राजधानी भी ब्रैकेट में ही कर दें, इसकी राजधानी क्या है, राजगीर। और बाद में अगर देखें तो इसकी राजधानी क्या बनी, वैशाली भी बनी। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी बनी। तो मगध इसकी पहले राजधानी थी राजगीर। इसको कहीं कहीं राजगृह भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राजगीर को ही राजगृह भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी राजधानी बनी पाटलिपुत्र, फिर बनी वैशाली। समझ गए। आप चाहो तो लिख लो, मगध की राजधानी राजगृह थी, पहला स्टेटमेंट, या एरो बना के। फिर लिखो, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र उदयन ने बनाया था। किसने, उदयन ने। फिर मगध की राजधानी वैशाली शिशुनाग के द्वारा बनाई गई, शिशुनाग के द्वारा। हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पे वज्जी है। क्या है, वज्जी। ये वज्जी जो था वो गणतंत्र था। तो स्टेटमेंट अगर बने, हर महाजनपद में राजशाही थी, किसी भी महाजनपद में गणतंत्र नहीं था, तो ऐसा नहीं है, उस समय भी गणतंत्र था। 8 गणों का संघ था ये वज्जी। और ये वैशाली बाद को शिशुनाग ने इसे मगध की राजधानी बनाया। बाद को मगध की राजधानी बनाया, पहले ये वैशाली वज्जी में ही था। क्योंकि एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे ये लोग, तो एक दूसरे की जगह पर कब्जा भी हो जाता था। तो पहले वज्जी जो थी, वो वैशाली का जो शासक था लिच्छवी नरेश, वह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली थे। गणतंत्र 8 थे, उसमें एक गण था वैशाली का लिच्छवी। तो ये भी पूछा जा सकता है वज्जी में कितने गणों का गणतंत्र था। 8 गणों का। सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस 8 में से कौन थे, तो लिच्छवी थे। ठीक है, लिच्छवी। तो ये फैक्ट हो गया। अब अगली बात करें, तो आपको मल्ल दिख रहा है, मल्ल। मल्ल भी गणतंत्र था, और इसी के पास जो कुशीनगर है वो इसका राजधानी थी उसकी। तो वज्जी और मल्ल दोनों गणतंत्र हो गए। मल्ल कुशीनगर, इसको पावा भी बोलते हैं, पावा कुशीनगर। आप बुद्धिज्म में भी समझते हैं पावा कुशीनगर। पावा बोले या कुशीनगर बोले, इसकी राजधानी थी अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा, आपको सर्कल में दिख रही है, अंग की राजधानी चंपा। फिर अगर हम इधर आए तो यहाँ पर अवंती आपको दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अवंती, अवंती उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैन अवंती थी वहां। चेदी, चेदी वंश सोत्यवंशी, इसकी राजधानी क्या थी, सोतीवंशी। नोट करते रहें जो नोट नहीं है बुक में ही, चाहे तो नोट कर लें। सोत्यवंशी, सोत्यवंशी चेदी। ये कमजोर था और मतलब शक्तिशाली नहीं था। आपको दिख रहा होगा कौशाम्बी, कौशाम्बी। ये जो राजधानी थी वो वत्स की थी, इसकी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी आपको यमुना नदी के पास में दिख रही होगी कौशाम्बी। प्रयागराज से थोड़ा दूरी पे दिख रही होगी कौशाम्बी। आपको काशी भी दिख रही होगी, काशी तो वाराणसी को बनारस काशी बोलते ही हैं। आपको कौशल दिख रही है, श्रावस्ती। ऐसे ही दूसरा जो राजधानी बनेगी वो साकेत, साकेत, अयोध्या वाला एरिया। ठीक है, साकेत। इंद्रप्रस्थ दिख रहा होगा आपको, कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र, मथुरा। सूरसेन की राजधानी। जो ज्यादा डार्क है वो राज्य है, जो कम डार्क है वो राजधानी है। मत्स्य की विराट नगर है ये, महाभारत में भी नाम आता है विराट नगर, विराट नरेश। मत्स्य, ये मत्स्य के क्या है, विराट नगर, विराट नगर।
राजधानी नोट करते रहिए, एक तरफ राज्य दे देगा, दूसरी तरफ राजधानी दे देगा। कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। 10 बजे रोज इन्हीं एनसीईआरटी की 6-7 डेज करा चुके हैं और इसकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आएगा सीरीज। ठीक है, गांधार, तक्षशिला देख ही चुके हैं। तो इतने जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखेगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो एक तो वत्स है, कौशाम्बी वाला, अलग कलर से कर देते हैं। तो एक ये कौशाम्बी वाला वत्स, ये बहुत मजबूत था। फिर ये कौशल श्रावस्ती वाला, अयोध्या वाला एरिया बहुत मजबूत था। एक था मगध, ये तो बाद तक प्रोमिनेंट रहा, मगध ही बचा बाद को बहुत बड़ा। और एक था ये अवंती उज्जैन, आज भी उज्जैन की महिमा आप जानते हैं, अयोध्या की महिमा आप आज जानते हैं, उज्जैन की भी जानते हैं, मगध पटना के आसपास का क्षेत्र वो जानते हैं आप, और ये कौशाम्बी प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, ये चारों आज भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण एरिया है, उस समय भी। यही इनकी आपस में लड़ाई होती रहेगी, ये एक दूसरे पे अटैक करेंगे, कहीं कोई जीतेगा और बाद को मगध सबसे प्रोमिनेंट बन जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये सबसे दूर था गंधार, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गणतंत्र दो थे, कौन कौन से? मल्ल और वज्जी, ये गणतंत्र थे। हो गया, ठीक है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, जो मैंने बता दिया, मल्ल और वज्जी। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, ये ध्यान रखिएगा। वज्जी संघ जो अभी हमने पढ़ा, लिच्छवी जिसका सर्वाधिक शक्तिशाली गण था, वज्र संघ के ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण समूह नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव से इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। मतलब बताया नहीं गया कि कहीं से सोर्स उतना सटीक, लेकिन था ऐसा। महाजनपद की एक राजधानी होती थी, हमने सबकी राजधानी आपको बता दी। अधिकतर किलेबंद राजधानियां, सेनाएं होती थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे अभिलेख के बारे में बताया गया, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। एक पत्थर, उस पर खुदवा दिया गया कुछ, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, जैसे आजकल हाथों पर लिखवा लेते हैं ना, आई लव इंडिया टाइप, वैसे ही पत्थरों पे। उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपित अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। लेकिन जो हड़प्पा वाला था ना, उसमें दिक्कत थी। जैसे यहाँ पता चल गया आपको ऐसे लिखते थे, ठीक है, और 500 ईस्वी में ऐसे लिखते थे, तो ये पता चल गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की चीजों को पता नहीं चला। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं थी। प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ठीक है, अभी यही धीरे धीरे सुधरती गई, कुछ लोग कहते हैं बिगड़ती गई और हिंदी बन गई। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट, ठीक है, जो हिंदी साहित्य के हमारे विद्यार्थी होंगे वह जानते हैं ये। अजात शत्रु नाम का एक राजा है और अशोक, इन्होंने प्राकृत भाषा में ही चीजों को लिखा है, प्राकृत भाषा में, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको तमिल, पाली, संस्कृत जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, लेकिन प्राकृत को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। यहाँ पर जनपद का मतलब वो नहीं जो आज का अपना डिस्ट्रिक्ट होता है। जनपद का अर्थ है कि ऐसा भूखंड जहाँ कोई लोग, जन, जन मतलब लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है, पद मतलब पैर। ठीक है, तो आजकल जनपद का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट। अब सेना रखोगे तो नौकरशाही के लिए आपको आर्थिक स्रोत की आवश्यकता है, पैसा कहाँ से लाओगे? ठीक है, संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की इसी समय, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ये भी सीधे सीधे फैक्ट बनेगा। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों को निर्धारण किया गया, नियम बनाए गए। क्षत्रिय वर्ण से होंगे शासक लोग। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था।
क्षत्रिय वर्ण के बारे में अधिकतर चीजें अध्याय 3 में भी हम पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे। क्या वनवासी और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना ज्ञात तो नहीं है, क्योंकि इतनी पहले की बात हो रही है। आज से अगर बात करें तो 2600 वर्ष पहले की। आपको 600 वर्ष पहले की सही बातें नहीं पता होंगी, तो 2600 वर्ष पहले कैसे बताऊंगी। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार किया। पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करते थे। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, क्योंकि कृषक ही अधिकतर थे। बाकी दुकान और शिल्प का काम तो बहुत कम लोग करते होंगे, मेन तो कृषक वर्ग ही था। ओलीगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह के हाथ में होती है। तो ये समूह शासन या ओलीगार्की क्या है, जहाँ सत्ता पुरुषों के हाथ में है। ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत क्या था? मगध। तो मगध के बारे में पढ़ेंगे, मगध क्यों था। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए मेंस में कि मगध ही मगध क्यों बना। ठीक है, मगध क्यों बना। हालांकि मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री में जो कल्चर वाला पार्ट है वही है केवल, लेकिन अगर मान लो कुछ कनेक्ट करके आ जाए या इंटरव्यू में पूछ दे भाई मगध मगध क्यों बना, लिच्छवी क्यों नहीं बना, काशी क्यों नहीं बना, अंग मल्ल वज्जी अवंती मत्स्य पंचाल कुरु कंधार कंबोज इतने थे, लेकिन मगध ही क्यों इतना मजबूत हुआ, समझना चाहिए ना। छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। क्यों? ये देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। कौन कौन से? यहाँ की मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। आज भी गंगा वाला एरिया पूरा। दूसरे, यहाँ की लोहे के खदान, जो झारखंड वाला एरिया है उसको भी माना गया है। ठीक है, वहाँ लोहे की खदान भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण हथियार ये सब बनाए जा सकते थे। जंगली क्षेत्र भी है नीचे, तो वहाँ हाथी की उपलब्धता थी, जो कि सेना में बहुत महत्वपूर्ण थे। और गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था, यानी वाटरवेज उस समय भी था। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। हमने कल जो टॉपर्स आंसर राइटिंग में कराई, वहाँ वाटरवेज वाला क्वेश्चन था, तो उसको हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। तो जैन और बौद्ध ग्रंथ में क्या था, पर इतिहासकार क्या मानते थे? पहले इतिहासकारों को लगा खेती है, लोहे के खदान है, जंगली क्षेत्र है, हाथी है, इस चक्कर में मगध मगध बना। लेकिन जैन और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि यहाँ शासकों की जो नीतियां थी, शासकों की पॉलिसी थी, शासक थे, वह बढ़िया थे। चाहे आप बिंबिसार को देख लें, चाहे आप अजात शत्रु को देख लें, महापद्मनंद नाम का व्यक्ति, धनानंद, सिकंदर आता है लौट जाता है, पता चलता है इतना शक्तिशाली शासक है मगध राज्य में। यहाँ पर मैं एक आपको क्रोनोलॉजी समझा दूं, आप उन राजाओं के नाम लिख लो, आगे काम आते हैं। तो मगध पे 3 लोगों ने शासन किया मेनली। कौन कौन से? 3 लोगों ने, मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले 3। एक आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। इसके बाद आता है एक नंद वंश। नंद वंश का ही राजा था घनानंद, उसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता पर बैठते हैं। ठीक है, तो इनके राजाओं के भी नाम लिख लो। हर्यक वंश में 3 लोगों के नाम लिखो। एक मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार। फिर आता है सबसे मजबूत राजा अजात शत्रु। अजात शत्रु वही जिसने बौद्ध संगीति कराई थी, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद कौन आएगा? अजात शत्रु के बाद आएगा उदयन। उदयन वही उदयन जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया मगध की। अभी तक क्या था? राजगृह राजधानी थी। अजातशत्रु बिंबिसार के समय राजगृह राजधानी थी। उदयन आकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग तो था ही, शिशुनाग ने स्थापना की। फिर था कालाशोक, ये वही कालाशोक जिसने बौद्ध संगीति कराई। अवंती को हराया। कालाशोक ने किसको हराया? अवंती, जो नीचे उज्जैन के पास का एरिया था। ऐसे ही कोई ना कोई राजा किसी ना किसी को हराएगा और मगध को और बड़ा बनाएगा। ठीक है, शिशुनाग जो था उसने वैशाली को राजधानी बनाया। तो राजधानी के मामले में देखें तो उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, फिर शिशुनाग आकर के
वैशाली को राजधानी बनाता है। और फिर की यानी कालासो, ये अवंती को हरा देता है जाकर। ठीक है, अवंती ऊपर देखे थे, यानी इस अवंती को कौन हराता है यहाँ मगध से आकर? कालासो, शिशुनाग वंश का राजा। फिर नंद वंश आता है। नंद वंश में एक आता है महापद्म नंद, जो यहाँ पर आपने नाम देखा। और इसके बाद आता है धनानंद। इसी धनानंद को हराकर साम्राज्य कौन आता है? मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य आता है धनानंद को हराकर। तो चार मेन जो मगध राज्य पे शासन करने वाले वंश थे, उनके राजाओं को मैंने क्रोनोलॉजी बता दी। उन क्रोनोलॉजी को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उनके नाम आएंगे, राजधानियों के नाम आएंगे, मैंने सब आपको बता दिया। प्रारंभ में राजगाह बोले, राजगीर बोले, राजगृह बोले, सब एक ही नाम है। राजगृह बोले, राजगीर बोले, राजगाह बोले, सब एक ही नाम है। मगध की राजधानी थी। रोचक बात यह है कि इस शब्द का अर्थ है राज मतलब राजाओं और गृह मतलब घर, राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच ये किलेबंद शहर था। वह कौन सी राजधानी है 16 महाजनपदों में जो पहाड़ियों के बीच और किलेबंद शहर में थी? तो वह कौन सी थी? राजगृह, मगध। चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है कौन? उदयन। अब पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र को ही पटना। राष्ट्रीय आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित थी, गंगा के रास्ते। दीवार बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी सोचिएगा। एक आरंभिक साम्राज्य कौन सा, जो मैंने बता दिया पहले सारी क्रोनोलॉजी। अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। 321 में इसने शासन संभाला। पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। सोचो कहां तक? आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, यानी ईरान को टच करता हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है नीचे, वह ईरान को टच करता हुआ, उसे बलूचिस्तान कहते हैं। फिर उनके पुत्र, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और उनका पुत्र अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त का पौत्र। ठीक है, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वाधिक या सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। कलिंग पर विजय प्राप्त की और फिर अशोक बन गया। अशोक इसलिए अशोक नहीं है कि उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतने लोगों को मारा। अशोक इसलिए अशोक है क्योंकि उसने शांति का रास्ता चुन लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ऊपर देख आए थे। इसने ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरमाइक और यूनानी भाषा भी लिखवाई। तो कितनी लिपि हैं, कितनी क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आरमाइक और यूनानी का प्रयोग अफगानिस्तान की तरफ जो अभिलेख मिले हैं वहां किया गया है। इसको आरमाइक और यूनानी, यूनान उधर था तभी यूनानी अफगानिस्तान की तरफ वाले। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, मूर्तिकला भी शामिल है, उनके समकालीन रचनाएं भी कुछ हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण, मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज के द्वारा जो किताब लिखी गई उसमें बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। आज इस कुछ अंश ही उपलब्ध हैं और उसमें भी कहा जाता है कि शायद वहां किसी और ने बात को जोड़ दिए होंगे, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। अब क्या सही है क्या गलत है बात को हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम इंडिका था। तो आदमी ये भी कह सकता है उस समय तो इंडिया था भी नहीं, तो इंडिका नाम कैसे पता चला? क्योंकि इंडिका तो इंडिया से कुछ मेल खाता है। ये ध्यान रखना, इसकी जो मूल प्रति है यानी जो लिखी गई थी वो उपलब्ध नहीं है। ये यूनानी राजदूत था। तो यूनानी राजदूत राजदूत को भेजता कौन है? एक राजा भेजता है। तो उसका राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम था सेलुकस। सेलुकस, सेलुकस, सेलुकस का ये दूत था।
चंद्रगुप्त के समय आया था। किताब इसने इंडिका लिखी, जहाँ से हमें मौर्य वंश के बारे में, मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर एक व्यक्ति है कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। और मजे की बात है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की किताब है। इसमें राजाओं के हथकंडे, ये सब चीजें भी मिलती है। ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे, इन्होंने ही चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया, ऐसा कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो परवर्ती, जैन, बौद्ध, संस्कृत, वांग्मय, इन सब में भी मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। जैसे मैं अगर आपको दो चार स्रोत की बात लिखूं, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि स्रोत, मौर्य साम्राज्य के स्रोत कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो इंडिका तो आपने लिख ली, अर्थशास्त्र लिख ली, अब लिखो, लिख लो, ये नोट्स कहीं मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता रहूंगा बस। पहला लिखो, विष्णु पुराण। क्या? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, ये लिखी हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने एक और पुस्तक लिखी, परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्वन। ये दोनों बुक किसकी हैं? हेमचंद्र की है। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेमचंद्र की। ठीक है, विष्णु पुराण, परिशिष्ट पर्वन किसकी है? हेमचंद्र की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालिदास। कालिदास, सच सच बताना, रोया या तुम रोए थे? कालिदास की है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम लिख लेना, अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, यह भी मौर्य काल से जुड़ी है। एक है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त ने लिखी। मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। विशाख दत्त गुप्त काल के समय थे। ये समकालीन किसके थे? गुप्त के। ये मौर्य साम्राज्य में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुद्रा राक्षस जो लिखी वो मौर्य साम्राज्य पर लिखी। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है, और मैं इसे 10th जो 10 बजे वाली क्लास है उसमें मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा। एक कल्हड़ नाम के व्यक्ति का नाम सुना होगा, लिखते रहो। मौर्य साम्राज्य के स्रोत हैं, अलग से भी पूछा जा सकता है। राजतरंगिणी किसने लिखी? काल कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी। किसने लिखी? कल्हड़ ने राज तरंगिणी। बाकी कुछ वंश साहित्य, अवदान साहित्य, फायान, हेनसांग ने भी थोड़ी बहुत बातें कही हैं, लेकिन मेनली आप इतने लोगों का नाम याद रखो, अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ अर्थशास्त्र के बारे में बताऊं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या कहानी है, इस अर्थशास्त्र में तो अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं है, बल्कि पॉलिटी के ऊपर है। और पॉलिटिक्स की सबसे पुरानी किताब है, जिसमें इतनी बढ़िया तरीके से पॉलिटिक्स के बारे में चीजें बताई गई हैं। ठीक है, प्रशासन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, और यहाँ से सीधे सीधे आता है क्वेश्चन। प्रशासन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। राजा और मंत्री के उत्तम चरित्र पर बल देना चाहिए, ये बताया गया है। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, प्रजा कल्याणकारी होगी, प्रजा का भला होगा तभी राजा का भला होगा, ये बात बताई गई। प्रजा के लिए राजा अधिकारी हमेशा उपलब्ध रहे, ये बताया गया है। ये सीधे सीधे स्टेटमेंट में आएगा कि इंडिका में ऐसा कहा गया था? नहीं, अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया। अधिकारियों का काम क्या है? जो आप बनना चाहते हो ना, आपका काम क्या होगा? जो सरकार ने नीतियां बनाई उसका क्रियान्वयन करना। तो इसमें लिखा है कि अधिकारियों का सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो भी पॉलिसी, जो भी नीति बनाई जाए उसका क्रियान्वयन करो। जो सामाजिक रूप से कमजोर है उनके लिए भी काम करो, उनका कल्याण करो। और मेन बात पता क्या बताई इन्होंने? उन्होंने बताया कि जो सेना है वो सशस्त्र सेना अवश्य होनी चाहिए। आज हमारा सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे जाता है, हमारा मतलब भारत का। अगर चीन और पाकिस्तान ना होते, कोई बढ़िया देश होते पास में, तो हमारा जितना डिफेंस में जाता है ना वो बचता, और हम और ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं। लेकिन उनकी वजह से हमें सबसे ज्यादा पैसा सशस्त्र सेना को देना पड़ता है, राफेल उठाने पड़ते हैं, कहीं कुछ बनाना पड़ता है, स्वदेशी अपनाना पड़ता है। तो सशस्त्र सेना हो ये तो ठीक है, लेकिन कुशल गुप्तचर भी होनी चाहिए। सीधे स्टेटमेंट बनेगा कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के बारे में बताया गया है। यस, कुशल गुप्तचर, जो रॉ एजेंट आप देखते हैं,
जो आईबी देखते हैं भारत में, जो अन्य देशों में भी हैं, उनके जो खुफिया एजेंसी, तो गुप्तचर व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए राजा के पास, तभी चीजें बन पाएंगी। प्रशासन की कुशलता, और इन्होंने ही कहा था जो चीन और पाकिस्तान का मित्रता का भाव है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है क्या, पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। तो चीन के हम पड़ोसी हैं, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। भारत अफगानिस्तान मित्र तो नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की बैंड बजाने के लिए दोनों साथ में हो जाते हैं कभी कभी। उधर से साथ का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ युद्ध लड़ने आ जाए, लेकिन पाकिस्तान को वो साथ नहीं देते, कहीं ना कहीं तो पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। ये सब इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में। राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए, पुरानी सबसे दो किताबें उठानी पड़े आपको, तो दो चीजें उठाइए, एक श्रीमद् भागवत गीता और एक अर्थशास्त्र। ठीक है, चलो। अशोक के अभिलेख भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं इन सब किताबों के साथ। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। मतलब बाकी सब ऐसे ही भिजवा देते थे, एक गुप्तचर को भेज दिया कि जाओ सभी अधिकारियों को ये सूचना देकर आओ, नहीं, ये स्तंभ खुदवाता है, ये अभिलेख लिखवाता है कि क्या पता मैंने कुछ और बोला, किसी ने और कुछ बोल दिया जाकर, क्या पता वो रास्ते में भूल गया हो, नहीं, हम लिखवा देंगे, जनता भी पढ़े, अधिकारी भी पढ़े। अशोक अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार, धम्म मतलब धर्म, प्राकृत में उसे धम्म बोलते हैं, धर्म का प्रचार, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे धर्मों की परंपराओं का आदर करो, ये धम्म के अंतर्गत आता है। अब प्रशासन कैसा था, तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से थे, एक तो पाटलिपुत्र ही था जिसे उदयन ने बसाया था, एक था तक्षशिला, एक था उज्जैनी जिसे उज्जैन बोलते हैं, एक तोसली था, एक सुवर्णगिरी था। सबका उल्लेख अशोक के अभिलेख में है। हम अगर बात करें तो पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्णित किए गए, तो पता चला कि ये एक ही राजा का काम है। कौन था वो राजा, प्रियदर्शी था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ढंग से पढ़ लो तो मजा आ जाए। ये अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, कुछ स्तंभ अभिलेख हैं। स्तंभ का मतलब पिलर के ऊपर, एक पिलर बनवाया उसके ऊपर, अशोक स्तंभ आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, नहीं देखा गूगल पे जाके देखो, देखना चाहिए। स्तंभ अभिलेख, कुछ शिलालेख हैं। शिलालेख में दो तरीके के शिलालेख, एक महाशिलालेख यानी बड़े वाले, एक लघु शिलालेख जो छोटे वाले। तो यहाँ पे जो बना है ना, इसको आप ध्यान से देख लो, क्या देखना है, जहाँ पे ये ट्रेंगल बना होगा वो महाशिलालेख है। पहले हम ट्रेंगल वालों की बात करेंगे, महाशिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर चीजें हुई। तो महाशिलालेख कहाँ कहाँ है, आओ देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, या फिर क्या करो, हाईलाइट कर लो, बुक में ढंग से पढ़ लो, कहाँ से क्या मिला, बहुत चीजें अभी बताऊंगा। तो ऊपर से देखते हैं तो मान सेहरा, शाहबाज गढ़ी, मान सेहरा, शहबाज गढ़ी, कंदहार, ठीक है, एक यहाँ पे कलसी दिख रहा है। फिर नीचे आ जाओ, शिशुपालगढ़ और जौगढ़, यहाँ पे गिरनार भी दिख रहा है। मैंने जो माउंटेन वाली क्लास ली थी जियोग्राफी की, वहां गिरनार पढ़ाया था। सोपारा और सन्नति। तो आपका स्टेटमेंट अगर बने प्रिलिम्स में कि जो महान शिलालेख थे वह सिर्फ पाटलिपुत्र के आसपास थे, क्या आपको सिर्फ पाटलिपुत्र के आसपास दिख रहे हैं, पाटलिपुत्र तो यहाँ है नहीं, ये तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चारों तरफ दिशाओं में है। मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, गिरनार, कलसी, सोपार, थिर्रागुड्डी, थिर्रागुड्डी इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, जौगढ़। तो ये पूरे क्षेत्र में महान शिलालेख भी थे। इसमें 14 आदेश उत्कीर्णित थे, 14 आदेश।
पूछे जाते हैं, जिसमें 13वां तो बहुत पूछा जाता है, 7वां बहुत पूछा जाता है, 5वां बहुत पूछा जाता है। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, या तो आप जाओ शॉर्ट वीडियो वाली में, प्लेलिस्ट बनी उसमें मैंने 14 के 14 लिखवाए थे, ये प्लेलिस्ट में पूछे जा सकते हैं। या तो लिख दो 14। पहला लिखो, पहले में है पशु बलि की निंदा की गई है। पहले में क्या है? पशु हत्या प्रतिबंध, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं, पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, इसलिए तो बोला। स्टेटमेंट स्टेटमेंट सीधे आएगा प्रथम आदेश में, प्रथम आदेश में, प्रथम आदेश में पशु हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं थी। लेकिन ये लिख सकते हो पशु हत्या बंद थी, पहला अभिलेख। ठीक है, एक तरफ अभिलेख देगा, पहला अभिलेख, दूसरा, तीसरा आदेश, चौथा आदेश, दूसरी तरफ चीजें लिखी होंगी। इतने सही सुन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। 10 वाली क्लास में, 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है यहाँ से। तो पहला उपदेश, पशु बलि की निंदा की गई, पहला आदेश। ठीक है, दूसरा लिखो, पहला हो गया, दूसरा मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, यानी इसमें स्वास्थ्य लिख सकते हो, चिकित्सा व्यवस्था, दूसरे वाले में। तीसरे में कहा गया है राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। यानी तीसरे में अधिकारी दौरे पे जाएं 5 साल बाद, प्रत्येक 5 साल बाद, ये लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिखो, शॉर्टकट में। चौथे में है, चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, यानी धम्म घोष, धम्म घोष, धम्म घोष की घोषणा। ठीक है, 4 हो गए। 5वें में लिखो, 5वें में शॉर्टकट में ही लिखना, दो दो शब्द बस। 5वें में है धर्म महामात्रों की नियुक्त की जानकारी मिलती है। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र मंत्री समझ सकते हो, धर्म महामात्र या धम्म महामात्र, अधिकारी नियुक्त किया गया, मंत्री अधिकारी, तो धम्म महामात्र, जिसका काम क्या होगा? धर्म से रिलेटेड चीजें। छठा लिखो, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई जो आपके पास नहीं है, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। 7 व 8 लिखो, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 7 8 में। 9 में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। 9 में क्या है? सच्ची भेंट और शिष्टाचार। 10 में क्या है? 10 में अशोक ने आदेश दिया है राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 9 में क्या है? सच्ची भेंट। और 10 में क्या है? राजा और अधिकारी प्रजा के हित की बातों को सोचे। ठीक है, 11 में क्या है? धम्म की व्याख्या, सीधे क्वेश्चन आएगा, धम्म की व्याख्या की गई है, हाँ, किस आदेश में? 11वें आदेश में धम्म की व्याख्या की गई। 12वें आदेश में क्या कहा गया है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात, यानी यहाँ स्त्री को भी महत्व दिया गया, स्त्री महामात्र की नियुक्ति, और साथ में सभी प्रकार के विचारों को सम्मान दिया गया। ये नहीं कि तुम चुप रहो, तुम बोलो, ऐसा नहीं। 13वां बहुत महत्वपूर्ण है। 13वें में क्या कहा गया है? 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद पूरी कहानी बदल गई और अशोक अशोक बन गया। 13वां अशोक का हृदय परिवर्तन की बात, 5 यवन राजाओं के नामों की बात, धम्म प्रचारक भेजे जाएंगे, ये सब। 14 में क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, ये महत्व। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो 13 कलिंग युद्ध का वर्णन है। पहला पशु हत्या पर प्रतिबंध, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। 5वें में धम्म महामात्र नामक अधिकारी। 7वें में एक और बात है, वो भी नोट कर लो। 7वें में प्रजा को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे की धर्म की निंदा से मना किया गया। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा से मना किया गया। ये 14 आदेश मैंने बता दिए, किसी पर एक आदेश, किसी पे 2 आदेश, किसी पे 3 आदेश, ऐसे थे। 14 के 14 एक शिलालेख पे नहीं थे। ठीक है, अब चलते हैं छोटे वाले, लघु शिलालेख, यानी जो बॉक्स है उसको देखते हैं। लघु शिलालेख ऊपर कहीं दिख रहे हैं लघु शिलालेख? नहीं, यानी उत्तर दिशा में जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान एरिया है वहां पे लघु शिलालेख नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले
बहापुर एक नाम है, ठीक है, बैराट नाम है, भाब्रू नाम है। मेन यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये देखो पूरा थोक के भाव में मिलेंगे कर्नाटक के आसपास। तो अगर ये कहा जाए दक्षिण भारत में लघु शिलालेख की संख्या बहुत अधिक मिलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऊपर देखो कम मिलती है, यहाँ पर आप देखोगे तो ज्यादातर स्तंभ शिलालेख मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मेन नाम है वो लिख लो। मेन नाम क्या क्या है? एक है मास्की, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से अशोक का नाम मिला है। यहाँ अशोक का अशोक ही नाम है, प्रिय नाम दस्सी नहीं है। अशोक का नाम अशोक यहीं से मिला है, मास्की से 1915 में। ठीक है, मास्की बाद गुर्जरा नाम का होगा। गुर्जरा यहाँ पे नहीं है। छू उत गोलाम, उदय गोलाम, उत गोलाम, ये सब। और भब्रू तो मैंने ऊपर बता ही दिया। ठीक है, बाकी पालकी कुंड ये मेन मास्की याद रखना, मेन मास्की और उदय गोलाम, ये दो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं स्तंभ शिलालेख। स्तंभ शिलालेख की भी कहानी बहुत बढ़िया है। स्तंभ शिलालेख, स्तंभ शिलालेख आपको नीचे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऊपर आओ। एक तो है टोपरा और एक है मेरठ। इन दोनों को दिल्ली बुला लिया था, दिल्ली मंगा लिया था इन दोनों को। किसने मंगाया था ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये बता ही देते हैं। फिरोज शाह तुगलक नाम का व्यक्ति था, फिरोज शाह तुगलक, हम लोग एफएसटी बोलते हैं। इसने इन दोनों स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया था। ठीक है, तभी इसका पूरा नाम अगर आएगा तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। क्यों? कि टोपरा में था, अब दिल्ली आ गया, मेरठ में था, अब दिल्ली आ गया। तो दिल्ली टोपरा और मेरठ टोपरा, ये दोनों हो गए। किसने दिल्ली में गाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो सांची, वो तो महत्वपूर्ण है ही, सारनाथ इंपॉर्टेंट है ही, अहरोरा एक दिखेगा, अहरोरा, अहरोरा। एक आपको यहाँ पे दिखेगा रमपुरवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है ये चारों, रमपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों चंपारण नाम के बिहार में है। रमपुरवा भी चंपारण में है। ये तीनों चंपारण में है, वही चंपारण जहाँ गांधी जी जाते हैं। ठीक है, प्रयाग वाला कौशाम्बी में जो है वो प्रयाग में शिफ्ट हो गया। कौशाम्बी वाला अकबर ने इसको कौशाम्बी को प्रयागराज में किसने शिफ्ट किया? इलाहाबाद में किसने शिफ्ट किया? अकबर ने। ये सब स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ाना चाहता पूरा पढ़ा के 1 घंटे में निकल जाता, टाइम ले रहा हूँ जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों अच्छे से तैयार हो जाए। नोट डाउन करते रहेंगे, जीवन आसान हो जाएगा, चाहे बुक में चाहे कॉपी में। तो कौशाम्बी को कहाँ भेजा गया? प्रयागराज, चाहे उस समय के इलाहाबाद में। किसने भेजा? अकबर ने। ठीक है, रुम्मन देई और निगाली सागर, ये भी दोनों आपको दिख रहे होंगे क्या? स्तंभ शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, रुम्मन देई और निगाली सागर। इतने मेहनत थे। गुज्जर भी आपको दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसको एफएसटी ने दिल्ली बुलाया था। कौशाम्बी क्यों? क्योंकि अकबर ने उसे प्रयागराज मंगा लिया। रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज महत्वपूर्ण है, सारनाथ तो है ही, सांची तो है ही। अगर सबसे छोटा की बात करें, इसकी सबसे छोटा कौन सा है? अच्छा भाई, सबसे छोटा, क्योंकि सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे ये, सबसे वो, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये जो रुमन देई है ना, रुमन देई ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमन देई है। इसी में भूराजस्व की दर अशोक ने कम करके 1/8 भाग कर दिया था। लुम्बिनी ग्राम, लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है, तो हमें लगता है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं।
रुमनदेही लुम्बिनी वही लुम्बिनी में ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लुम्बिनी में ही। सांची और सारनाथ जो दिख रहे हैं ना आपको, के स्तंभ, सांची सारनाथ के स्तंभ में बौद्ध संप्रदाय में फूट डालने वालों को चेतावनी दी गई है। सारनाथ और सांची में क्या लिखा है? जो फूट डाल रहे थे बौद्ध संप्रदाय में, उनको चेतावनी भी दी गई है। सिंपल पूछ दिया जाएगा, इन अभिलेखों में चेतावनी दी गई है बौद्ध संप्रदाय में फूट डालने वालों को, तो सारनाथ सांची, ठीक है। आगे चलते हैं, पीछे वाला पढ़ लिया हम लोगों ने। हाँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस मैप से, तो इस मैप को अच्छे से तैयार रखिएगा। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हैं। तक्षशिला उधर पाकिस्तान की तरफ, और लुम्बिनी आपका सॉरी उज्जैनी उज्जैन में मध्य प्रदेश की तरफ। जबकि सुवर्णगिरी सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। तो कर्नाटक में जो सोना है ना, वह हड़प्पा के समय भी था। हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा में सोना यहाँ से जाता था। सुवर्णगिरी, और हमने अभी देखा था कि 4 जगह के नाम आए थे, कौन कौन से? तक्षशिला, 5 केंद्र हुआ करते थे, तक्षशिला, और था उज्जैनी, और था तोसली, और था सुवर्णगिरी, और पाटलिपुत्र, ये 5 केंद्र थे, ठीक है। तो तक्षशिला उत्तरापथ पे पड़ता था, उत्तर में। उज्जैनी अवंती वाला, तोसली कलिंग वाला था, सुवर्णगिरी दक्षिण में था, और पाटलिपुत्र तो मेन था ही। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता रहा। आज भी हम वही वाटरवेज खोलना चाह रहे हैं। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीना लग जाता था। खान पान की व्यवस्था रास्ते में होती थी, सुरक्षा भी होती थी, ठीक है। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। सीधे क्वेश्चन आएगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। आप कहोगे भाई साहब आप गलत हैं, ये कौटिल्य ने नहीं, मेगास्थनीज ने बताया है। समझ में आया आपको? ये कौटिल्य ने नहीं, मेगास्थनीज ने बताया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन था, दूसरी यातायात का खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, और पांचवी का रथ, छठी का काम हाथियों का संचालन था। कितना सिस्टमेटिक था, कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था थी। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, उपकरण ढोने, बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिक भोजन, जानवर। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। अभी ऊपर पढ़ा धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म महामत अधिकारी जो नियुक्त किए गए वो तो मैंने बता ही दिया आपको। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इससे पहले आप एक चीज लिख लो। क्या लिख लो? कौटिल्य ने 7 अंग बताए हैं, 7 अंग नोट डाउन करते रहो, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। 7 अंग या 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्त बोलते हैं। तो सप्त अंग तो साथ में लिखेंगे तो सप्तांग। कौन कौन से बताए लिख लो। एक बताया राजन, यानी बहुत महत्वपूर्ण जो राज्यों में है वह 7 लोग हैं। कौन कौन? एक है राजन, अब प्रधानमंत्री समझ सकते हो। दूसरा है जनपद, प्रधानमंत्री कहाँ का होगा? किसी क्षेत्र का होगा ना, अगर वही क्षेत्र नहीं रहा तो जनपद महत्वपूर्ण है। तीसरा, हमारे इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सेना, ताकत, बल, 3 हो गए। चौथा, क्या ये सब चल जाएंगे अगर रुपया ना हो? रुपया ना हो तो चल जाएंगे नहीं। चौथा हो गया कोष, हम अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था ना करें तो कई बाहर से लोग चले आएंगे, घुस जाएंगे, हमें फेंसिंग करनी पड़ती है, बॉर्डर को सील करना पड़ता है। दुर्ग वैसे ही आज के समय में बॉर्डर सील करते हैं, उस समय दुर्ग की बात होती थी। क्या राजा अकेला काम कर लेगा? नहीं, तो अधिकारी होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए। और आप बताओ इस समय और कौन है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है?
तो रसिया को क्या कहा जाता है अमेरिका के द्वारा? क्या आपको आपके मित्र देश साथ दे रहे हैं? मित्र देश भी आवश्यक है, लेकिन कौन मित्र देश है यह जानना भी आवश्यक है। तो ये 70 अंग यानी 7 अंग होते हैं प्रशासन में। ये किसने बताया? कौटिल्य ने या मेगास्थनीज ने? कौटिल्य ने बताया, ये ध्यान रखिएगा। राजन सबसे ऊपर होता है, जनपद, सेना, कोष, दुर्ग, सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने एक और बात बताई, क्या बताई? 18 तीर्थ के बारे में बताया। तीर्थ मतलब मंत्री ही समझ सकते हो आप। 18 तीर्थों के बारे में बात बताई। 22 अध्यक्षों के बारे में बात बताई। 22 कौन थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब शुल्काध्यक्ष चुंगी लेने वाला, कोतवाध्यक्ष माप तौल करने वाला। कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं लिखवा दूं आपको, आप लिख लीजिए, लिखते रहिए, यही बहुत काम आएंगे फिल्म्स में। जो तीर्थ थे उसे महामात्य भी कहते थे, अमात्य भी कहते थे, यानी मंत्री समझ सकते हैं। महामात्य या इसी महा को हटा दो तो अमात्य, और इसी को बोलते थे तीर्थ। ये सब एक ही थे। इसमें दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण मिलते हैं, एक समाहर्ता, एक सन्निधता। समाहर्ता और सन्निधता। सन्निधता, सन्निधता। समाहर्ता कौन थे? ये कर टैक्स, दोनों टैक्स से संबंधित थे, लेकिन समाहर्ता जो था वह टैक्स निर्धारित करता था, कितने परसेंट टैक्स लगेगा। और ये सन्निधता था, वो राजकोष का प्रमुख होता था, राजकोष का प्रमुख। तो समाहर्ता क्या कहता था? कितना कर लगेगा निर्धारण करता था। सन्निधता राजकोष का प्रमुख माना जाता था। ये कौन थे? अमात्य थे। ये महत्वपूर्ण अमात्य थे। क्योंकि प्रशासन से क्वेश्चन कितने बनते हैं, पीवाईक्यू मैंने करा रखा, प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो, देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और अलग अलग एग्जाम से बनते हैं। पोतवाध्यक्ष था, अध्यक्षों की बात की थी तो नोट डाउन करो। पहला पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष। ये पोत से आप समझोगे कि नाव वाला कुछ चक्कर होगा, नहीं। पोतवाध्यक्ष माप तौल से संबंधित अधिकारी था। माप तौल से, यही लिखते रहो, ये जो जगह किनारे पड़ी होती है इसका उपयोग करो, यहाँ ही लिखते रहो, अलग से नोट्स पात को बना लेना। पोतवा अध्यक्ष माप तौल संबंधित अधिकारी। दूसरा लिखो नवा अध्यक्ष। नवा मतलब नया नहीं, नवा। नवा मतलब नौ परिवहन वाला, नौ परिवहन, नौ संचालन, नाव वाला। शुल्क अध्यक्ष तीसरा है, शुल्क अध्यक्ष। यही बहुत पूछा जाता है, इकट्ठा नहीं हो पाते, मैं आपको इकट्ठा कराए दे रहा हूँ। शुल्क अध्यक्ष चुंगी कर, जो कि लगता था पहले, चुंगी कर। शुल्क अध्यक्ष चुंगी कर, ना समझ में बैक करके फिर से नोट डाउन कर लेना, पॉज करके करना। एक आएगा लक्षणाध्यक्ष, बहुत ढूंढ के मिले हैं ये लक्षणाध्यक्ष सब एक पास। छोटे से उसमें बनाओ, स्टिकी नोट में सामने लगा लो, मेरे सामने लगा हुआ है एक पेज। धातु गुणवत्ता देखता था लक्षणाध्यक्ष, धातु की गुणवत्ता देखता था। एक था 5वां नंबर लिखो अकाराध्यक्ष। अकारा, अकाराध्यक्ष खनन प्रमुख था। आज खनन होता है, माइनिंग होती है, उस समय का खनन प्रमुख था। सीता अध्यक्ष, सीता कृषि से संबंधित शब्द है, आप जानते हैं, सीता माता। कृषि का अध्यक्ष, कृषि से संबंधित चीजें कौन देखता था? सीता अध्यक्ष देखता था। और एक और, अगर 6 के बाद 7वां पॉइंट लिखवाऊं, महामत्स्य सर्प, इनकी स्पेलिंग को महामत्स्य सर्प, महामत्स्य सर्प। ये कौन था? ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ठीक है, अगर नोट्स बना ही रहे हो तो मैं धम्म की जो बात कर रहा था, धम्म धर्म का ही प्राकृत रूप है धम्म। धम्म कोई धर्म नहीं था जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म नहीं था। इसमें नियम थे, क्या करना है क्या नहीं, यानी सही से बोले तो आचार संहिता है। ये करो, ये ना करो, दूसरे की धर्म की बुराई ना करो,
बड़ों का सम्मान करो। तो धम्म क्या है? धम्म एक आचार संहिता है, ना कि एक धर्म है। ठीक है, ये हो गया। इतनी चीजें आपको अलग से नोट कराते हैं। एक राजस्व प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। व्यवस्थित राजस्व प्रशासन था, व्यवस्थित। इसमें एक भाग था, भाग मतलब भू राजस्व उपज का 1/6 से 1/4 तक भाग लिया जाता था। प्रणय था, प्रणय मतलब आपात कर, यही शब्द टर्मिनोलॉजी आती है। प्रणय मतलब आपात कर, आपात कर, आपात का टैक्स। ठीक है, मुझे लगता है ठीक ठाक चीजें हो गई होंगी। मेगास्थनीज क्या कहता है? क्योंकि हमने देख लिया कि कौटिल्य ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा। मेगास्थनीज भी तो कुछ कहता होगा। मेगास्थनीज ने क्या बोला, नोट करो। मेगास्थनीज ने कहा कि नगर का प्रशासन जो था, आजकल नगर निगम नगर पालिका होती है, नगर का प्रकाश प्रशासन 30 सदस्यों का एक ग्रुप था, वहाँ करता था। ये 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। 6 पंचे 30 हो गया। ठीक। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति सैन्य का, युवराज आपको जानते हैं। समाहर्ता संनिधता मैंने बता दिया। प्रमुख न्यायाधीश जो होता था उसका क्या नाम था? ये न्यायाधीश भी पूछा जा सकता है ना। प्रमुख न्यायाधीश, उसको व्यवहारिक कहते थे। व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नगर की रक्षा का अध्यक्ष को नायक कहते थे, नायक। टर्मिनोलॉजी आती है बहुत। दुर्गपाल, दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करता था। दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करता था। ठीक है, इतनी आप याद करो। एक दो और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक और टर्मिनोलॉजी है, से ग्रामिक है। ग्रामिक, ग्रामिक ग्राम का मुखिया होता था, ग्रामिक। गोप, गोप नाम मिलेगा, गोप। जो 10 गांवों का शासन संभालता था उसे गोप कहता था। गोप। जो जिला स्तर पर अधिकारी था, जिला स्तर पर, उसे युक्त बोलते थे, युक्त। या दूसरा नाम अगर मैं बोलूं उसे रज्जुक बोलते थे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चन। युक्त और रज्जुक, गुप्त काल में भी टर्मिनोलॉजी और मौर्य काल में, ये दो बहुत पूछी जाती है। युक्त रज्जुक को बोले तो जिला स्तर का अधिकारी। चक्र को प्रांत बोलते थे। चक्र को क्या बोलते थे? प्रांत। जो आज आप प्रदेश बोलते हो, तो जिला को भी कुछ बोलते होंगे। जिला को विषय बोलते थे या आहार बोलते थे। विषय या आहार। एक शब्द है सार्थवाह। क्या शब्द है? सार्थ। और यहाँ से टर्मिनोलॉजी मिल गई, मजा आ जाएगा। सार्थवाह, तो ये व्यापारी संगठन को कहते थे। किसे? व्यापारी संगठन, सार्थवाह। गुप्तचर को क्या कहते थे? गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे। आजकल हमारी भाषा में कहते हैं ना, गूढ़ आदमी है। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष बोलते थे। दुकूल एक शब्द था, दुकूल। दुकूल सूती वस्त्रों को कहते थे। किसको? सूती वस्त्र। इतिहास में चर्चा में रहा दुकूल क्या है। राजधानी, सिक्के, वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र। तो अब सूती बता दिए तो रेशमी बता दो। छोप, छोप किसे कहते हैं? रेशमी। एनसीईआरटी से ज्यादा चीजें पहुंचा दूंगा आप तक, लिखते रहो। रेशमी वस्त्र। लेकिन अब रेशमी भी दो तरीके का होता है, एक चीनी रेशम होता है, एक नॉर्मल। तो रेशमी वस्त्र छोप। लेकिन अगर चीनी रेशम की बात होगी तो उसे कोशीय बोलेंगे। कोशीय, कौशीय, दो पाई लगाओ तो बेहतर होगा, कौशीय।
अब सिक्के भी तो होंगे, सिक्के भी तो होंगे पूरे मौर्य प्रशासन में। तो चांदी के सिक्के को करसापण बोलते थे या खाली पण भी बोलते थे। करसापण, चांदी के सिक्के को सिल्वर, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। अब चांदी के थे, तांबे के भी तो होंगे। काकड़ी, काकड़ी, क्या मासक, तांबे के सिक्कों को, ठीक है। धर्मस्थीय अगर बोले, धर्मस्थीय, धर्म स्थीय, धर्मस्थीय, दीवानी को कहते थे धर्मस्थीय। फौजदारी को क्या बोलते थे? कंटका शोधन, जो न्यायालय नहीं होते, दीवानी न्यायालय, फौजदारी, तो फौजदारी को बोलते थे कंटका शोधन। मुझे लगता है इतनी टर्मिनोलॉजी आपको मिल गई है, आपका पूरा नोट्स प्रीलिम्स के लिए तैयार हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से थे 19वीं सदी में, जब इतिहासकारों ने भारत, तेज पढ़ेंगे जहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य समाज को इतिहास का एक प्रमुख काल माना, कोई दिक्कत नहीं। औपनिवेशिक था, देश था भारत, ब्रिटिश के समय, तभी ये सब खुदाई उदाई पता चली, चुनौतीपूर्ण उत्साहवर्धक था, प्रस्तर मूर्तियां, मौर्यकालीन पुरातत्व, अद्भुत कला, अभिलेख, ये सब अशोक के बहुत सत्तालीस, ये सब तब पता चला जब ब्रिटिश यहाँ थे। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। इतना मजबूत था, इतना स्ट्रांग था, इतना बढ़िया था, तब भी 150 साल तक क्यों चला? एक ही बात, राजा बढ़िया नहीं, राजा बढ़िया आते तो बढ़िया चलता। जैसे औरंगजेब के बाद मुगल काल में कोई ढंग का राजा नहीं आया। इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप में सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं था, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं था, कहीं कहीं इधर उधर बिखरा बिखरा था। नए नए शासक रजवाड़े स्थापित होने लगे। जब मौर्य साम्राज्य खत्म होगा तो उसको भरने के लिए अन्य लोग आएंगे, ठीक है। दक्षिण के राजा और सरदार, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के स्थिति में अगर देखें तो इस वाले एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेर, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे पांड्य, और यहाँ में आपको मिलेंगे चोल। तो ये लोग कतई दक्षिण में केरल और तमिलनाडु वाली एरिया में, यहाँ लिखा भी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये कुछ हिस्से को मिलाकर तमिलकम बोलते हैं। यहाँ चोल, चेर, पांड्य जो थे, इनके सरदार, इनके राजा का उदय हुआ धीरे धीरे। पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, कोई आवश्यक नहीं कि वंशानुगत ही होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है, यही तो लेता था। राजा कर वसूली करते थे, स्थानीय सेना अधिकारी नहीं होते थे, ये इंपॉर्टेंट है, कोई स्थानीय सेना या अधिकारी नहीं होता था, यानी यहाँ उतना बड़ा वो राजा वाला फीलिंग नहीं आता था, ये कह सकते हैं। हमें यहाँ से उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ मिले हैं। सातवाहन साम्राज्य अगर हम बात करें आपको, तो इस एरिया में सातवाहन साम्राज्य था। सातवाहन साम्राज्य ने कार्ले का चैत्य, विहार, स्तूप बहुत कुछ बनवाया है। सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट वंश था, ठीक है। इसके बाद अन्य लोग आते हैं। दैविक राजा कुषाण, कुषाण कहाँ होगा? तो कुषाण होगा ऊपर, कुषाण, कुषाण यहाँ यहाँ दो जगह। कुषाण का राजा था कनिष्क, सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं का साथ जोड़ना था। कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होते हैं। मथुरा के पास माट के स्थान, एक स्थान देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई। सीडीएस के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, यूपीएससी सीडीएस मैंने कराया, आप जाकर देख सकते हैं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, क्योंकि चीन
उसके पास ही था जम्मू कश्मीर के। कई बार आपको लगेगा सर तेज चल रहे हैं, कई बार लगेगा यहाँ पे बहुत कुछ समझा रहे हैं, तो जहाँ समझा रहे हैं वहाँ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसीलिए समझा रहे होंगे, तो परेशान मत होइए। तमिल महाकाव्य एक है, वो है शिलपादिकारम। शिलपादिकारम ये तमिल ग्रंथ है, इतना याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य बड़ा साम्राज्य होता है। तो पहले मौर्य था, मौर्य खत्म हुआ तो कुछ छोटे छोटे राजा आए, फिर बाद को एक बड़ा साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। कई बड़े साम्राज्यों के साथ मिलते हैं, साम्राज्य सामंतों पर निर्भर है। सामंत मतलब एक बड़ा राजा है लेकिन आसपास के लोगों से भी वह कनेक्टिविटी में है, यानी केंद्र और राज्य की तरह बात कर सकते हैं। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था, मेन भूमि ही थी। वे शासकों का आदर करते थे, कौन? सामंत। सामंत मतलब छोटे छोटे राजा। जैसे ब्रिटिश आ गए तो छोटे छोटे हमारे यहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के अधीन कि हम भैया आपके पीछे नहीं जाएंगे, आप जो कहोगे वो हम करेंगे, हमें आप कुछ मत करना, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, और जब आपको मतलब काम होगा तो हम उपस्थित भी रहेंगे, आपका आदर भी करेंगे। वही सब सामंत यहाँ कह सकते हैं। सैनिक सहायता भी करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी साम्राज्य में सबको छोट कुछ कुछ सैनिकों को इकट्ठा करने की बात कही जाती थी। सामंत शक्तिशाली होते थे, वे राजा भी बन जाते थे। कई बार ऐसा नहीं होता है कि कोई एक राजा है वह बहुत बड़ा बन गया। जैसे मैं अगर मुगल काल के समय की ही बात करूं तो मुगल काल में दिल्ली मान लो ये है, दिल्ली में बैठते थे जब तक औरंगजेब वगैरह रहे तब तक चीजें सही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे राजा थे, चाहे वह इलाहाबाद हो, अयोध्या हो, या फिर हो आपका हैदराबाद, वह सब अपने को एक बड़े राजा के रूप में कंसीडर करने लगे। जब यहाँ पर कमजोर राजा हुआ, जब सत्ता केंद्र में कमजोर राजा होता है तो जो छोटे छोटे राजा होते हैं वह अपने आप को पावरफुल मानने लगते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर बताया गया है। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। तो मेन बात पता क्या है, हड़प्पा में क्या था, बहुत कम चीजें थी, केवल कुछ चीजें निकलती थी। मौर्य शासन में क्या हुआ, अभिलेख मिले और भी कुछ मिले। अब गुप्त में बहुत कुछ मिलने लगेगा। ठीक है, गुप्त में बहुत कुछ मिलने लगेगा, प्रशस्तियां भी मिलेंगी, त्याग प्रशस्ति, अपनी स्वामी राजा के लिए बढ़िया बढ़िया बातें लिखना। कभी ऐसे आ जाएंगे कि तुम्हारे जैसा कोई राजा है ही नहीं, महाराजा को ये वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिक्का मिला है, एक कुषाण का सिक्का है, इसमें कनिष्क की मूर्ति है और पीछे देवता की मूर्ति, एक तरफ कनिष्क दूसरी तरफ देवता। जैसे आज के समय में एक देश के बड़े नेता खुद को पता नहीं क्या समझने लगे हैं कि जो हम कहें वही करो। ठीक है, क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। इलाहाबाद यानी त्याग प्रशस्ति हरिश्चंद्र ने लिखी है, समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, त्याग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, त्याग प्रशस्ति, हर्षियन, बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट। अब ये एक देख सकते हो, ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, मथुरा से मिली है ये कनिष्क की बलुआ पत्थर की बनी कुषाण राजा की मूर्ति है, और ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क की है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्रदेव, इंद्र, यम के तुल्य बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे त्याग प्रशस्ति होती थी। बदलता हुआ देहात, देहात मतलब गांव की तरफ। जनता में राजा की छवि, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है, अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते, क्योंकि अभिलेख कितने बचे हैं और क्या उसमें बचा है ये भी तो महत्वपूर्ण है। जातक कहानियां, पंचतंत्र, ये सब कहानियां थी। अब यहाँ तक आते थे, जातक कथाएं जो थी वह पाली भाषा में लिखी हुई, इससे पहले प्राकृत थी, आप जानते हैं, हमने पढ़ा अभी इसी वीडियो में।
ठीक है। गंत दिन तु गंध दिन तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा को प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। राजा से प्रजा दुखी रहती है, वृद्ध महिलाएं, पशुपालक, ये सब है, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको चाहो तो पढ़ लेना। हम आते हैं इधर। गुजरात में सुदर्शन झील है, ठीक है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है, पहली बात तो ये ध्यान रखो। कब हुआ था इसका निर्माण? दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है कि वहां पर झील थी। शक शासक एक थे रुद्रदामन। शक शक शासक रुद्रदामन थे, की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए इसे बनवाया गया था, ठीक है। रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई। इस झील का जो निर्माण था वह मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। बात को इसमें रुद्रदामन ने मरम्मत करवाई, ठीक है। उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे? उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो छोटी शताब्दी ईस्वी में गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया। तो हल ज्यादा होगा तो बढ़िया, मिट्टी ऊपर नीचे होगी और धान की रुपाई की वजह से उपज और भारी रहती है। यदि धान की रुपाई होने लगी थी, लोहे के फाल वाले हल आ गए थे। आप जानते हैं हड़प्पा में नहीं थे। पंजाब, राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हो गया था। कुदाल का उपयोग। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मनुस्मृति कोई बहुत ज्यादा फेमस हो गई, और भी स्मृतियां हैं, आप जानते हैं नारद स्मृति है, लेकिन मनुस्मृति इतनी फेमस हो गई कि कुछ कहने को नहीं। उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें होती होंगी, लेकिन उतना तो महत्वपूर्ण भी नहीं है कि उस तरीके से आज के समय में, क्योंकि आज के समय में अलग समय है, अलग चीजें हैं। नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, मनुस्मृति भी है। इस समय बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया, बहुत ज्यादा। पाली भाषा में गहपति को का प्रयोग छोटे किसानों जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति गहपति मतलब छोटे किसान जमींदार। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज नहीं होता, आज तो चुनाव होता है। विल्लार, ये शब्द याद रखना, विल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर, दास अड़िमई, ये टर्मिनोलॉजी आ सकती है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बात होती है। गृहपति का घर का मुखिया होता था, कोई बात नहीं। भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, भूमिदान के प्रमाण मिलने लगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में भूमिदान किसने शुरू किया था 1947 के बाद? विनोबा भावे जी ने। पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे। अभिलेख जो थे पत्थरों पर लिखे होते थे, कुछ ताम्र पत्रों पर भी खुदे होते थे। अब अधिकांश अभिलेख किसमें मिलने लगे हैं? संस्कृत में। अभी तक प्राकृत, पाली। हर्षचरित एक किताब है जो बाणभट्ट लिखते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी है हर्षचरित, बाणभट्ट लिखते हैं लगभग 7वीं शताब्दी में। गुप्त के बाद हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन की ये राजकवि थे, ठीक है। इतनी चीजें महत्वपूर्ण है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह वाकाटक परिवार में हो गया था। वाकाटक मतलब जो अभी सातवाहन मैंने आपको बताया था, वही सातवाहन के बाद यहाँ पर वाकटक आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक परिवार के साथ कर दिया, प्रभावती को। एक अभिलेख से पता चलता है प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए, कितने लोग सही कर पाएंगे? एनसीईआरटी तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन वो आपको फैक्ट स्टेटमेंट निकाल के रखने कि यही आ सकता है, यही आएगा, यही कॉपी पेस्ट होगा सीधे। ये कॉपी पेस्ट सीधे सीधे होगा, प्रभावती भूमि की स्वामी थी, उसने दान भी किया, ऐसा अभिलेख से पता चलता है। ये उनमें से एक प्राणी थी जिनके बारे में पता चलता है इतने पुराने समय की चीजों के बारे में।
ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। भूमिदान अभिलेख कई देशों, कई देश के कई हिस्सों में थे, कहीं छोटे छोटे कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान किए जाते रहे। और ये सब होगा तो वाद विवाद का विषय तो बना ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये खुद पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आता है प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में क्या कहा। तो अभिलेख लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, क्या कहा वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अग्रहार किसे कहते थे, टर्मिनोलॉजी। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। इंपोर्टेंट है। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर बना दिए मैंने, यही से दिया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। नंबर 1 स्टेटमेंट। दूसरा, ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे। तीसरा स्टेटमेंट, ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। बन गया क्वेश्चन, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। भूमिदान के प्रचलन से राज्य किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। जैसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। कौन थे? जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं नए नगर, क्योंकि हड़प्पा में नगर देखा थे, अब देखो नगर कैसे हैं। तो महाजनपदों की जो राजधानी थी वो नगर थी। पाटलिपुत्र हो गई, उज्जैनी हो गई, लेकिन कुछ समुद्र तट भी थे, बंदरगाह टाइप, वो महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। फुहा जैसे नगर समुद्र तट पर है, यानी या तो वो राजधानी होगा तो शहर बड़ा बना। दिल्ली शहर बड़ा क्यों है? क्योंकि राजधानी है। या चेन्नई शहर बड़ा क्यों बना? क्योंकि वो कहीं ना कहीं समुद्र के पास में है। तो ऐसे फुहार बड़ा शहर क्यों बना? क्योंकि वो समुद्र तट के पास में है। तीसरा, या तो कोई व्यावसायिक, मुंबई बड़ा शहर क्यों है? क्योंकि व्यावसायिक। मथुरा की तरह। सांस्कृतिक, उज्जैन बड़ा शहर क्यों है आज? क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से बड़ा है। दिल्ली राजनीतिक रूप से बड़ा है, राजनीतिक गतिविधि वहां होती है। ठीक है, तो नगर ऐसे बड़े बनते हैं, हाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तब कलकत्ता पहले बड़ा नगर नहीं था, बात को क्यों बना? वहाँ व्यवसायिक, राजनीतिक सब कुछ हुआ। पाटलिपुत्र का अगर इतिहास देखें, प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर, मैंने बताया उदयन ने पाटलिपुत्र कर दी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया पाटलिपुत्र, ये भी ध्यान रखो। इसका महत्व कम हो गया बाद में, क्यों? चीनी यात्री ह्वेन सांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय आता है, यह नगर खंडहर में बदल गया, ऐसा कहा है। यहाँ की जनसंख्या भी कम हो गई। तो ये पूछा जा सकता है, किसने ऐसा बताया, किसको ऐसा मिला? तो ह्वेन सांग को मिला। ठीक है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो संभ्रांत वर्ग, शिल्पकार होते थे। अब आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन हड़प्पा शहरों से भिन्न कैसे हैं आज के समय में? मिट्टी के कटोरे, थालियां मिली हैं, चमकदार कलई चढ़ी है उस पर बढ़िया सी। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र भी मिले हैं। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबा, हाथी दांत, शीशा, करण, हथियार, सीप, पक्की मीट गहने, पक्की मिट्टी गहने, सब मिला है। तो अब तो बहुत ज्यादा आगे आ गए ना, हम हड़प्पा से कितने आगे आ गए। तो इतनी सब चीजें मिल रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। इन नगरों में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, शुनकार, लौहकार, व्यापारी, राजा, सब के विवरण लिखे हैं अभिलेखों में, क्योंकि अब बहुत आगे हम आ गए। कभी कभी उत्पादकों, व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग। श्रेणी, श्रेणी किसे कहते हैं? व्यापारियों
के संघ को या उत्पादकों के संघ को, टर्मिनोलॉजी छूट गया है क्या? हाँ, ये देखो, मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है, इस पर प्राकृत में अभिलेख है, प्राकृत में लिखा गया है। स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित, यानी राजाओं ने नहीं, अन्य लोगों ने भी लिखा है अभिलेख। अब यहाँ पर चीजें देखो, मौर्य के बाद तक्षशिला में कुषाण, मेन इसका राजा जो है वो कनिष्क है, जिसने बौद्ध संगीति भी लास्ट वाली कराई। कनिष्क मेन राजा है। शक, रुद्रदामन अभी पढ़ के आए इसके बारे में, जिसने गिरनार में सुदर्शन झील का मरम्मत कराई। वाकटक यहाँ पे है, सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य नीचे हैं, इन पे तो क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम्स में। चोल पे राजेंद्र चोल, राजा राजा प्रथम चोल। गुप्त, यही चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त। इन लोगों को अपना जो वास्तविक नाम है ना, उससे अलग भी नाम रखने की बहुत आदत थी। जैसे समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त से ही उठा लें, सबसे पहले राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, उसने अपने आप को महाराजा धीराज कहलाया। ये कहाँ मिलता है? मेहरौली का पिलर एक है, मेहरौली का पिलर लोहे का है, उसमें जंग नहीं लगी, दिल्ली में। महाराजा धीराज वहां मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने कहा, दूसरा राजा आता है समुद्रगुप्त, उसने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, उसने कहा आपने महाराजा धीराज की उपाधि ज्वाइन कर दी, हम लिखेंगे परम भट्टारक या परमेश्वर, परम भट्टारक या परमेश्वर। हरिशेर प्रयाग प्रशस्ति में चीजें बताता है। सर्वाधिक शक्तिशाली समुद्रगुप्त था, पल्लवों को भी हरा दिया, पल्लव यहाँ नीचे थे। श्रीलंका, शक, कुषाण, श्रीलंका, मतलब समुद्रगुप्त अशोक के बाद कह सकते हैं दूसरा बड़ा राजा था। किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ ऐसा कहा जाता है, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि नेपोलियन के बापा तक परदादा से भी पहले समुद्रगुप्त आकर चला गया। मतलब ये वही बातें हैं, आपके पिताजी आपके जैसे लगते हैं, आपको हैं पिताजी मेरे जैसे नहीं लगते, हम पिताजी जैसे लगते हैं, यहाँ उल्टा चलता है। यहाँ समुद्रगुप्त को नेपोलियन की तरह बताया जाता है, जबकि समुद्रगुप्त जब आके चले गए तब नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। आप बस सुन के नोट कर ले, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इतनी चीजें बोल देता हूँ ना जो यहाँ लिखी नहीं है, और मैं लिखूंगा टाइम जाएगा, इसलिए बोल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूं सिक्कों पर वीणा बजाते दिखा, तो कितना टाइम लगेगा? मैंने बोल दिया, आप पॉज करके लिख लो, ठीक है। कम समय में बढ़िया चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अभी क्वालिटी का जो पूरा कोर्स है वो मैंने टेलीग्राम पे पूछा, आप लोगों ने बताया, तो उसे भी कंप्लीट करवाना है, स्टार्ट करना है, सी सेट स्टार्ट करना है। टाइम नहीं मिल पा रहा, होगा होगा एक दो दिन से होगा। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये पहला था जिसने स्थापना की थी। स्थापना इसने नहीं की थी, स्थापना इससे भी पहले श्रीगुप्त, कोशिश यही गलत कुछ ना जाए, श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, ठीक है। कुषाणों के सामंत थे ये कुषाणों के यहाँ पे सामंत थे। कुषाण जब कनिष्क चला गया तो इन्होंने अपने आप को एक अलग राज्य के तौर पे एक राजा बना लिया, ठीक है। श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, थोड़ा बढ़िया वास्तविक संस्थापक यानी बढ़िया राजा, ठीक है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और मेन संस्थापक श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त आता है सबसे शक्तिशाली, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो। इसने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, इसने कहा हम परम भागवत की उपाधि धारण करेंगे। तो ये महाराजा धीराज, ये परम भट्टारक परमेश्वर, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य परम भागवत। जो सबसे ज्यादा कहानियां प्रचलित है ना गाँव में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, इसके ही समय में नवरत्न हुआ करते थे। उन नवरत्नों में लिखो ना, लिखो ना, मैं पूरा नोट्स बनवा के जाऊंगा, लिखो नाम, इधर लिखते हैं। पहला कालिदास, दूसरा धनवंतरी, तीसरा अमर सिंह ने अमर कोश लिखा है संस्कृत में,
ये भी लिख लो अमर सिंह के ब्रैकेट में, अमरकोश। चौथा वाराह मिहिर, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर। पांचवा वारा रुचि, वारा रुचि। छठा वेताल भट्ट। सात शंकु, शंकु। आठवें कहपक नाम है कुछ, कणपक, कणपक करके कुछ नाम है, हम इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, आप लिख लो इंग्लिश में। आठवां अभी मैं प्रोनाउंसिएशन करके सही से बता दूंगा, ठीक है। और नौवां अगर बताएं तो घट कर्पण, ये भी नाम लिख लो, ऊपर लिख देते हैं, घट कर्पण नौवें थे, ठीक है। ये हो गया। फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद आते हैं कुमार गुप्त। इन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की। इन्होंने कहा हम पीछे क्यों रह जाएं, तो इन्होंने क्या उपाधि धारण की, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। कुमार गुप्त, कुमार गुप्त का जो मेन है ना, वो तो 3 पॉइंट है। एक तो नालंदा महाविहार की स्थापना, एक महेंद्रादित्य की उपाधि, एक पुष्यमित्र का भारत पर आक्रमण, अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, जो कि सबसे अंतिम मेन लीडर थे, मेन राजा थे, क्योंकि अंतिम था विष्णुगुप्त, वो तो बस नाम के ही थे। समझ ये स्कंदगुप्त की कहानी मेन है। इन्होंने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, तो इन्होंने कहा महाराजा धीराज कहीं चंद्रगुप्त ने ले ली, परम भट्टारक परमेश्वर समुद्रगुप्त ने ले ली, तो बचा क्या है, परम भागवत बचा, कहा नहीं समुद्रगुप्त द्वितीय ने ले ली। कहा तो महेंद्रादित्य, नहीं वो तो कुमार गुप्त ने ले ली, तो कहा तो मैं कुमारादित्य दे दो। कुमार गुप्त राजा थे, तो स्कंदगुप्त ने कहा हमें कुमार आदित्य की उपाधि दो, कुमार आदित्य। यही स्कंदगुप्त ने भी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, इनका भी, जो रुद्र दामन वाला मिला था, रुद्र दामन ने मरम्मत कराई थी, मौर्य शासकों का भी उसमें उल्लेख है। तो ये जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा अभिलेख, गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का जिक्र मिलता है, ठीक है। हूणों का आक्रमण, ये मंगोलों का आक्रमण से क्वेश्चन पूछ चुका यूपीएससी। हूणों का आक्रमण जो है वह स्कंदगुप्त के समय हुआ, और हूणों के आक्रमण को विफल किया स्कंदगुप्त ने, इसीलिए महत्वपूर्ण है। मिहिर कुल नाम का हूण शासक था। अब आप कहोगे पूरा इतिहास आप पढ़ाए दे रहे हो, इससे बढ़िया अलग क्लास करके पूरा फाउंडेशन कोर्स ही कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ आपको सारे नोट्स मिल ही जाए। एनसीईआरटी में थोड़ा ही चीज़ है, और एनसीईआरटी में मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत कम चीज़ मिल पाएगी, फिर मुझे लगेगा ये भी बता दो, ये भी बता दो। चलो अब ये मेन नहीं है, अब जितना मेन था मैंने अधिकतर बता दिया, अब देखते हैं, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाइलाइटर वाली चीजें देख लो, वही मेन है। अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया फैल गया, बंगाल की खाड़ी से चीन, दक्षिण एशिया तक जलमार्ग। आपको पता है जलमार्ग जितना फैला है वो सब जलमार्ग हमने काम करना शुरू कर दिया। मालाबार तट आप पढ़ते हैं, केरला के पास वाला, कोंकण और कन्नड़ सब पढ़ते हैं। यहाँ देखो काली मिर्च का निर्यात किया जाता था, ये महत्वपूर्ण है। जो हाईलाइट है वो सब महत्वपूर्ण है, मैंने कर रखे हैं पहले में जब पढ़ता था। उच्च कोटि की मूर्तियों के अलावा हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, पारदर्शी पत्थर, ये सब आयात किए जाते थे। तो निर्यात क्या किया जाता था, आयात क्या किया जाता था, यहाँ पे लिखा है। एक कोडू मनाल नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहां पत्थर मूल्यवान मूंगों के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सतवाह और सेट्टी नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे। तमिल में इसमें मसत्वन कहते थे। अभी हमने सातवां आपको पढ़ाया था ना, संगठन जो व्यापारिक संगठन था, सेट्टी या स्ट्रेटी, श्रेणी, ये सब इसी से नामों से, सेठ लोग जो कहते हैं ना, सेठ लोग, सेठ। सिक्के और राजा, चांदी और तांबे के सिक्के, आहत सिक्के, केवल सिक्के नहीं आहत सिक्के चलाए गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और तब से चलते रहे सिक्के। हड़प्पा में सब सिक्के नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। शासकों की प्रतिमा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, ठीक है। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए।
सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर कुषाणों ने जारी किए, बड़े पैमाने पर, सबसे पहले नहीं लिखा है, सबसे पहले नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है, सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर किसने जारी किए, तो बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो कुषाण राजाओं ने जारी किए। सर्वाधिक, सर्वाधिक किसने जारी किए सोने के सिक्के, तो गुप्त शासकों ने जारी किए, तो सर्वाधिक तो गुप्त शासक, बड़े पैमाने पर कुषाण, ठीक है। दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं, दक्षिण भारत से रोमन सिक्के, जो जो ये कुषाणों ने सिक्के चलाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और उधर तक्षशिला के एरिया में थे, वो रोमन सम्राट और ईरान के पार्थियन शासकों से समान थे, यानी ये कहीं ना कहीं रिलेशन था इनका वहां। लाल सागर को क्या बोलते थे, एरिथ्रियन यूनानी बोलते थे, एरिथ्रियन। पेरिप्लस समुद्री यात्रा है। मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन पता है, पंजाब और हरियाणा, यौधेय, कबायली गणराज्यों में भी सिक्के जारी किए गए थे, तांबे के सिक्के। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में कुछ गुप्त शासकों के हैं, अभी मैंने बताया, सर्वाधिक अच्छे किसके हैं, गुप्त शासकों के। छठी शताब्दी में ऐसा हुआ कि सोने के सिक्के मिलना कम हो गए। मैं बताऊं कि मेरे घर में मान लो सोने के जेवर बहुत थे, मिलना कम हो जाए तो आप क्या कहोगे, लगता है सर गरीबी आ गई। सेम यहाँ था, कई ऐसे लोगों ने उल्लेख भी किया कि सोने के सिक्के कम मिलने लगे थे, इसका मतलब है धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया था। और ह्वेनसांग भारत आता है और कई शहरों का पतन हो रहा है, ऐसा वह जिक्र करता है। विष्णु, लक्ष्मी, शिव पार्वती के साथ ही सिक्कों का वर्गीकरण भी किया गया, देवी देवताओं का उस पे चित्र था, शासकों के भी चित्र थे। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, तो अभिलेखों को पढ़ के चीजें किया जाता है। ये योधेय सिक्का है, ये गुप्त सिक्का है, कनिष्क की मूर्ति थी अभी उसमें देखे थे हम लोगों ने, एक तरफ देवता एक तरफ कनिष्क। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, अब देखो अशोक का एक अभिलेख है, ये देखो लिखा है। अब मान लो कई, केवल एक अभिलेख मिले तो चीजें नहीं पता चलेगी, कई अभिलेख मिलते हैं तो हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको सी सेट की तरह बताऊं, एक तरफ लिखा होता है ए, एस, ए, पी, क्यू, ऐसा कुछ, अब हम कह देते हैं ए को 1 कहते हैं, इसको इतना करते हैं, इसको इतना करते हैं। और दूसरी तरफ लिखा होता है कि अगर इसको मान लो 155 लिखा है, क्यू, पी, आर, सी, पी को क्या लिखेंगे, कंपेयर करते हैं ना कि अच्छा अच्छा अच्छा, फिर यहाँ लिख देते हैं। तो ऐसे कई अभिलेख एक साथ आए, तो उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को देखा गया, फिर उसको कंपेयर किया गया कौन क्या है, तो एक ये बनाई गई टेबल। इसको शायद का कहते होंगे, इस डिजाइन को चा कहते होंगे, इस डिजाइन को ढा, इसको दा, इसको मा, इसको रा। ये ब्राह्मी लिपि है, ये अपनी जो इस समय की देवनागरी है वो, तो ऐसे लिख लेते थे, कई गलत हो जाते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर बहुत पेशेंस के साथ ये काम करना पड़ता था। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी है, ब्राह्मी से ही चीजें निकल कर आई हैं। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू कर दिया। जेम्स प्रिंसेप मैंने बता दिया, सबसे पहला वो व्यक्ति था जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। खरोष्ठी को कैसे पढ़ा गया, क्योंकि ये हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों में इसकी जानकारी मिलती है, तो वहां से ये पढ़ा गया, हालांकि हमारे लिए अभी इतना काम का नहीं है। देवनागरी प्रियदर्शी जो है वो ज्यादातर स्रोतों में मिला है, अशोक कहाँ मास्की में मिला, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। और कुछ है नहीं, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हिंदू यूनानी शासक मिनंडर था, मिनंडर नाम सुना होगा अगर थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है कहीं से, तो उसने भी किया था सिक्का। ये मेन लाइन है, क्योंकि अब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद अब बदल गया अशोक पूरी तरीके से। अशोक का अभिलेख उड़ीसा में अवश्य मिला है, कलिंग के आसपास अवश्य मिला है, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है, ठीक है, वेदना वाला नहीं मिला है। खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता, दैनिक कार्यों की बातें नहीं की गई हैं, ठीक है।
कर्नाटक से एक ताम्रपत्र लेख मिला है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेन है, ये पढ़ो देखो क्या मेन है। समय 600 500 ईसा पूर्व की बात की जा रही है, उस समय धान की रोपाई शुरू हुई। धान की रोपाई गंगा घाटी में नगरीकरण शुरू हुआ, महाजनपद आहत सिक्के बने, आहत सिक्के पे ध्यान रखिए। फिर सिकंदर का आक्रमण होता है 327 से 325। नंद वंश का शासक होता है, उस समय मौर्य वंश का शासक नहीं होता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया, क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, या ये कह देंगे कि सिकंदर आया था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और उससे डर कर भाग गया था, तो नहीं। सिकंदर 325 327 325 आया और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 में हुआ। ठीक है। अशोक का शासन फिर बाद को आया, फिर मौर्य साम्राज्य का अंत आया। क्रोनोलॉजी यहाँ से अच्छे से समझ में आएगी। फिर शक शासन हुआ, चोल चेर पांड्य आए, दक्कन में सातवाहन आए, फिर रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, फिर कनिष्क आया, फिर सातवाहन शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख मिलते हैं सातवाहन। गुप्त शासन आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर वाकाटक समुदाय आ गया, फिर चालुक्य आए, तमिलनाडु में पल्लव आए, जो यहाँ वाला था, पल्लव आए, यहाँ पे चालुक्य आए। कन्नौज में हर्षवर्धन आया, फैनसांग आया। ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। जो गुप्त वंश है उसका भी टर्मिनोलॉजी, उसका भी जो जैसे हमने अमात्य, सातवा और भूतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष बताया, गुप्त काल में भी है। लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एनसीईआरटी में वो सब चीजें है नहीं। आप कहोगे तो इसका अलग से फाउंडेशन टाइप का कुछ बढ़िया से पढ़ा के, अगर आपको ठीक लग रहा हो कमेंट अवश्य करके बताओ कि इसे कंटिन्यू करना है या कुछ और देख लें, क्योंकि अच्छा ना पढ़ा रहे हो तो पढ़ा आपके लिए रहे हैं, अगर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो हम कुछ और कर लें, आपका तो सर आपसे ना हो पाएगा। ठीक है। तो ये कब खोजा गया, किसे खोजा गया, ये ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन है ये सब करके देखिएगा, हो जाए तो बढ़िया है। चलिए मिलते हैं कल तीसरे चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।